ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और अंक लेकर। कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। और डॉक्टर राजेंद्र से हम जब तक में जुड़ रहे हैं, श्रोताओं हम आपको बता दें कि इस समय जबकि कोविड के मामले देश में लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तभी हम कोरोना की इस जंग में जीत पाएंगे। और इस बीच डॉक्टर धमीजा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर धमीजा नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर राजेंद्र धमीजा से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्या कुछ कहेंगे? सिद्धार्थ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी स्थिति जो है कुछ समय से 30,000 और 40,000 के बीच में हमारे न्यू केसेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि अभी भी हम जो है सेकेंड वेव से उभरे नहीं हैं। नंबर जरूर कम हुए हैं, लेकिन सतर्क रहने की अभी भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी 6 महीने पहले थी। अभी हाल ही में बहुत सारे देशों में, जैसे कि अमेरिका में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में केसेस दोबारा से आने शुरू हुए हैं और नंबर भी बढ़ रहे हैं काफी। और ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन भी लगा है जी कई शहरों में। तो इससे ये पता लगता है कि किसी समय जो है नंबर्स बढ़ सकते हैं। और जिस हिसाब से अभी पैंडेमिक की ट्रैजेक्टरी है, उससे ये लगता है कि चाहे स्थिति अभी नियंत्रण में है, अभी भी हमें उतना ही सतर्क रहना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उतना ही इस्तेमाल करना है। और जितनी जल्दी हो सके जैसे वैक्सीन मिले, और वैक्सीन इस समय पैंडेमिक की जो ट्रैजेक्टरी है जी, वो बिल्कुल अलग दिशा में चलेगी। और जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क में हैं, और जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, चाहे उनको प्रोटेक्शन मिली है इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन मिली है जी, दोनों में जो है अगर इन्फेक्शन होती है तो वैक्सीनेशन वाला जो ग्रुप है और जो जिनको इन्फेक्शन पहले हुई है वो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, जबकि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए सीरियस बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए हम बार बार ये जोर देते हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और जल्दी से लगवाएं। और आने वाले पैंडेमिक की जो आने वाली तीसरी लहर अगर हम आती है तो ये अनवैक्सीनेटेड लहर होगी, उन लोगों के लिए लहर होगी। और ये पैंडेमिक का नया दौर होगा, अनवैक्सीनेटेड पैंडेमिक और अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए पैंडेमिक। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। अभी हम उस दौर से गुजरे हैं जब हमें सावधानी की और आवश्यकता है, वैक्सीन लगवाने की और आवश्यकता है। जितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं लगानी चाहिए, और लोगों को आगे आना चाहिए अपनी जीवन की रक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। और यही एक हमारे पास हथियार है जो हमें पैंडेमिक से बचा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, इस समय जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो कोविड की तीसरी लहर को लेकर है। लोगों के अंदर एक डर है कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए। हालांकि जैसा कि आप जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि इसे रोकने के लिए हमें ही उपाय करना है, हमें ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और तीसरी लहर के साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट की बहुत चर्चा हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी पैंडेमिक को समझने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये कि एक ह्यूमन बिहेवियर कैसा है या हम कैसे बिहेव करते हैं, और दूसरा ये कि वायरस कैसे बिहेव करता है, और तीसरा ये कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट कैसा है। तो हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में है। हम अपने आप को जो है सुरक्षित रखने के लिए जितना हम सावधानी रखें जी, उतनी ही अच्छा रहेगी। जैसे हम पिछले 18 महीने से कह रहे हैं कि मास्क पहनिए,
बाहर निकलिए मास्क पहनकर ही निकलिए, बल्कि घर में भी आजकल मास्क पहनिए और डबल मास्क पहनिए जब बाहर निकलते हैं। जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से ना निकलें और बार बार हाथ धोएं और रेस्पिरेटरी हाइजीन का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी को बनाए रखें। ये सब चीजें हमारे हाथ में, और इन सब चीजों का इकट्ठे से ही पालन करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने मास्क पहन लिया तो सामाजिक दूरी नहीं अपनाई या हैंड हाइजीन नहीं रखी। ये सभी चीजें, चारों चीजें जो मैंने मूल मंत्र आपको बताए हैं और सरकार के निर्देशानुसार बार हम बताते हैं कि बाहर मत निकलिए जब तक जरूरी ना हो, मास्क पहनकर निकलिए अगर निकलना है, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। ये हमारे कंट्रोल में है। दूसरा, तीसरी लहर पर यह भी डिपेंड करता है कि वायरस कैसे बिहेव करता है। अगर वायरस में अगर म्यूटेशन आती है तो हो सकता है कि वो पैंडेमिक इन्फेक्टिविटी का दौर ज्यादा हो और स्प्रेड ज्यादा हो और नंबर्स हमारे न्यू केसेज के ज्यादा हो। और तीसरा ये कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हम भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी करें या भीड़ का हिस्सा नहीं बने, वो भी हमारे हाथ में है। और जितने इवेंट्स बड़े बड़े होते हैं या हम अपने घर में ही पार्टी करते हैं, इंडोर पार्टी करते हैं, उसको भी ना करें, क्योंकि अभी हम सिटी से बाहर नहीं निकले हैं। और इंडोर एनवायरनमेंट में जहां वेंटिलेशन नहीं अच्छी है, वहां पे इस वायरस के इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है थर्ड लहर को समझने के लिए। और अगर हम अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखेंगे, इन्फेक्शन कम रहेगी, तो हो सकता है कि म्यूटेशन होने के चांसेस भी कम रहें या नए वेरिएंट आने के चांसेस कम रहें। जो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस की जब हम बात करते हैं, तो डेल्टा डेफिनेटली पहले ओरिजिनल वायरस या वाइल्ड वायरस से ज्यादा इन्फेक्टिव है, ज्यादा स्प्रेड और तेजी से स्प्रेड होता है। और हाल ही के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव नंबर या R0 जो है, वो अब धीरे धीरे ऊपर आया है और 1 के आसपास है और 1 से थोड़ा सा ऊपर है। कुछ क्षेत्रों में चिंता का विषय भी है और हमें इस समय पूरी सावधानी से आगे बढ़ना है और पूरी सावधानियों के साथ ही पैंडेमिक की तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं। जितना हम जल्दी से वैक्सीन लगवाएं और जितना ज्यादा हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे अपने जीवन शैली में, उतना हम कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव ना आए। जी, और इस समय एक लॉन्ग कोविड की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बावजूद दुनिया भर में लाखों लोग लॉन्ग कोविड से पीड़ित हैं। और अगर हम देखें तो इसकी संख्या अमेरिका, भारत और ब्रिटेन में काफी ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जब कोविड हुआ था उसके बाद से वो अभी तक किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्टेरॉयड की वजह से हो या दूसरे इन्फेक्शंस की वजह हो। इनका क्या कारण है और लोगों को क्या करना चाहिए? पैंडेमिक जब आया है तो हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। जैसे जैसे ये इवॉल्व हुआ है, वायरस के बारे में हमें समझ में आई है और बीमारी को हमने ठीक से देखा है, ट्रीट किया है, उससे अब हम देख रहे हैं कि जितने कोविड सर्वाइवर्स हैं, आपको ज्ञात है और हमारे श्रोताओं को पता है कि 97 से 98% लोग जो हैं वो कोविड सर्वाइवर्स हैं और ठीक होने की ये दर है हमारी। तो उससे काफी संख्या हमारी जो है कोविड के से उभर कर आए हैं। और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कोविड-19 की सीक्वली या जो आफ्टर इफेक्ट या जो हम इसको कहते हैं कि उस बीमारी के बाद के जो लक्षण हैं अभी परसिस्ट कर रहे हैं, जिसमें चाहे वो लॉस ऑफ स्मेल हो, जो एनोस्मिया जिसको हम बोलते हैं, या सूंघने की शक्ति को जाना या टेस्ट का जाना, ये भी एक बड़ा लॉन्ग कोविड में देखने को आ रहा है। इसके अलावा थकावट है, चिड़चिड़ापन है, नसों में कमजोरी है, या लोगों को कोविड की वजह से या स्टेरॉयड की वजह से शुगर का आना है, ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को सांस फूलने की बीमारी अभी भी चल रही है जी। और ठीक होने के बाद भी उनको थोड़ी दूर एक्सर्शन करने पर या एफर्ट टॉलरेंस उतनी नहीं अच्छी है और उनको सांस फूलता है थोड़ी सी पैदल चलने से या थोड़े एक्सरसाइज करने से। ये सब चीजें को हम बार बार लोगों को बता रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है पब्लिक को अवेयर करना। और सरकार भी इस विषय में जो है अपने गाइडलाइंस जारी करने वाली है। मैं खुद उस गाइडलाइंस का कमेटी का मेंबर हूं और हम जो है ब्रेन की जो गाइडलाइंस है, जो न्यूरोलॉजिकल गाइडलाइंस है, वो तैयार कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम वो जनता के लिए और अपने डॉक्टर्स के लिए जारी भी करेंगे। तो माइंड की जो फॉगीनेस है या बार बार थकावट होना या भूल जाना या कंसंट्रेट ना कर पाना, चिड़चिड़ापन होना, ये हम देख रहे हैं हमारे पेशेंट में जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करके कोविड वाले आ रहे हैं। कुछ लोगों को डिजीनेस, हेडेक वगैरह भी रहता है और वो ये सब जो लक्षण है 3 से 6 महीने तक रहते हैं। अभी हम यही देख रहे हैं, कुछ लोगों को ठीक हो रहे हैं 3 महीने में, चाहे वो लॉस ऑफ स्मेल वापिस आना हो, चाहे वो लॉस ऑफ टेस्ट है या वापिस आना हो, ये सब चीजें 3 महीने से 6 महीने के बीच में ठीक हो रही हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और मरीज को देख रहे हैं, मरीजों को, तब तक हमें और अच्छा से पता लग रहा है कि क्या
इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। आप भी डॉक्टर धमीजा से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टोल फ्री नंबर है 1800115767 और स्टूडियो का दूसरा नंबर है 0112331444। और इस बीच हमारे आज के कार्यक्रम के पहले लिसनर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं नदीम खान जी। हेलो नदीम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी सर जी, मेरे जो क्वेश्चन है वो इनफैक्ट मोस्ट लाइकली है जो आपके दूसरे सुनने वाले हैं उनके दिल में भी ये क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन से मेरे दोस्तों में भी बहुत से को ब्लड क्लॉटिंग हुई और वैक्सीन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये एक क्वेश्चन है जो आम लोगों के माइंड में है वैक्सीन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंटीजियस डिजीज है, क्योंकि मेरे जो दोस्तों को हुआ था तो मैं तो उनको यहाँ के सरकारी अस्पताल सब जगह कोविड वर्कर लेके गया और यानी कि जो हमारी टीम थी उसमें किसी और को ये बीमारी नहीं लगी। तो क्या फर्स्ट वेव में वो कंटीजियस था और सेकेंड वेव में कंटीजियस कम है, ऐसी कोई बात है? और तीसरा ये कि वो प्लाज्मा थेरेपी वो शुरू में बहुत चली थी जो अच्छे हो गए थे, अब ये प्लाज्मा थेरेपी का क्या स्टेटस है? जी डॉक्टर धमीजा, पहला इनका सवाल लेते हैं। इन्होंने वैक्सीन के ऊपर सवाल किया है। हालांकि कल हमने 50 करोड़ के आंकड़े को पार किया है जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिनमें अभी भी एक दुविधा है वैक्सीन को लेकर। इनका कहना है कि ब्लड क्लॉटिंग या अन्य चीजें भी इसका कारण हो सकती हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपके थ्रू आपके माध्यम से और अपने श्रोताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। क्लॉटिंग वाला भी 10 लाख में किसी एक मरीज को होता है और हम जब रिस्क और बेनिफिट देखते हैं तो बेनिफिट बहुत ज्यादा है वैक्सीन का। अगर आपको होता है तो आपकी जान भी जा सकती है और उसके चांसेस जैसे पता है कि ये इन्फेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया तो बहुत ज्यादा है और सेकेंड वेव की इन्फेक्टिविटी जो है फर्स्ट वेव से भी ज्यादा थी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद डेल्टा वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी 70% उससे ज्यादा थी। सो दोनों क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर दिए हैं कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन कमेटी का मेंबर हूं और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी केस नहीं आया जो सीरियस हुआ हो या जिसको वैक्सीन की वजह से जान गंवानी पड़ी हो या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो। तो वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल जो है इफेक्टिव है, असरदार है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और केवल आप ही नहीं लगवाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें, खुद भी लगवाएं और दूसरों को भी लगवाएं। तो वैक्सीन का कोई भी भ्रम निकाल दें। वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है जो आपको बचा सकता है इस पेंडेमिक से और आपकी जान सुरक्षित कर सकता है। तो वैक्सीन के बारे में कुछ भी संशय मत रखें, बिल्कुल अपने साफ मन से विश्वास के साथ वैक्सीन को लगवाएं और दूसरों को भी लगवाएं। डॉक्टर राजेंद्र, आपने जो बहुत ही मुझे लगता है कि आपका ये जो संदेश है जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, किसी के मन में अगर थोड़ी हेजिटेंसी या तो कुछ डाउट या शंका रही होगी तो वो जरूर मिट गया होगा। अब इन्होंने दूसरा सवाल जैसा कि इन्होंने पूछा कि क्या ये कंटेजियस डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो सकती है दूसरी लहर में जो वायरस का स्ट्रेन है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले मैं इनको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलते हैं उस पे ध्यान ना देकर अपने डॉक्टर्स साइंस और साइंटिफिक टेम्पर उस पर ध्यान दें और जो साइंस के हिसाब से चलें। इसलिए आप ये जो इनके मन में ये है कि किसी को क्लॉट हुआ या नहीं हुआ, ये सब बातें सोशल मीडिया में चलती हैं और इन पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरी राय, और जो मैं खुद डॉक्टरों को सबसे पहले मैंने वैक्सीन लगवाई है पहले दिन और सभी डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर्स पे विश्वास होना चाहिए कि उनसे ज्यादा जो वैक्सीन के बारे में जानने वाले जो हेल्थ केयर वर्कर्स से नहीं हो सकते हैं, तो आप उन पे विश्वास करके अपनी वैक्सीन लगवाएं। जहां तक इन्फेक्टिविटी और ये जो बात कह रहे हैं संक्रमित की या कंटेजियस की, तो ये डेफिनेटली कंटेजियस है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलती है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या जो सांस लेने एक से दूसरे सांस में निकलता है, हमारा सांस बाहर निकालते हैं, उससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में एक दूसरे से फैलती है। और ये जो मास्क है वो उसी ड्रॉपलेट को फिल्टर करते हैं और हर तरह के मास्क, चाहे वो फिल्टर वाले क्लॉथ मास्क हों, चाहे वो सर्जिकल मास्क हों, सभी वो उन वायरस पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं जो 3 माइक्रोन से नीचे हैं, 3 माइक्रोन के आसपास हैं और बड़े हैं, उनसे सबको ट्रैप हो जाते हैं। और मास्क का एक कंसेप्ट है
कि मास्क केवल आपको खुद को नहीं बचाता, दूसरे को भी बचाते हो आप। अगर आप मास्क पहनते हो तो आपकी जो सांस बाहर निकलती है उससे दूसरे लोग संक्रमित नहीं होते हैं, वो मास्क ट्रैप होके वायरस वहीं रुक जाता है और आगे नहीं फैलता है। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये कंटेजियस है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है। जी, और इस बीच दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे जी के जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, जो स्वास्थ्य विभाग है जी, 50 करोड़ टीके लगा दिए हमारे नागरिकों को। जी, उनको गोल्ड मेडल देना चाहिए, जैसे आज हमारे को इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। सबको शुभकामनाएं। सवाल मेरा ये है कि हमारे ब्रदर को इंजेक्शन लगा तो कोई उसके पास मैसेज है। जी धर्मवीर जी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, अपनी जगह बदलकर। जी धर्मवीर जी, अपना सवाल दोबारा करें। हमारे भाई को इंजेक्शन लगा था ना, टीका लगने के बाद पर्ची मिली जी, जी, इसके लिए हमें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? और दूसरा सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये है कि भारत सरकार से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो बेघर लोग वाले वो हमें मिलते हैं उनको कब टीका आप कर पाएंगे? क्योंकि उनको अगर वैक्सीन नहीं लगेगा तो इन्फेक्शन फैलने की भी तो चांस होगी, क्योंकि उनके पास ना कोई प्रूफ है, ना उनके पास कोई कार्ड है, ना उनके पास कोई एड्रेस है। जी बिल्कुल। डॉक्टर धमीजा, पहला सवाल इनका लेते हैं कि टीका लग गया है लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है इनको, वैक्सीन लग गई है या नहीं, ऐसा कुछ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि जब आप रजिस्टर करते हैं कोविन ऐप के थ्रू अपने आईडी प्रूफ के साथ, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या दूसरे आईडी प्रूफ हैं, तो उससे आपको एसएमएस आता है। और जब आप वैक्सीन के लिए जाते हैं तब भी आपके पास एसएमएस आता है कि आपको वैक्सीन सक्सेसफुली लगा दी गई है। और जब आपको सेकंड डोज लगती है तब भी आपके पास मैसेज आता है कि आपको सेकंड डोज लगने के बाद आपका वैक्सीन का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके साथ ही आपका सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्टिफिकेट आपका आता है। और मुझे विश्वास है कि हो सकता है इनके लिए 1-2 घंटे या 1-2 दिन लग गए हों, लेकिन ऐप जो है अब करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाया और सभी को सर्टिफिकेट मिला है, तो इनको भी आ जाएगा। वेट करें, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिले, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी, और इस बीच बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल है जी, बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, इसकी वजह से जो बहुत परेशानी बन जाती है आम लोगों के लिए। जी डॉक्टर धमीजा, जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है और कुछ मामले कम हुए हैं, काफी बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर हो रहा है, बहुत से लोग बाहर भी जा रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों हिल स्टेशंस और दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस की फोटोग्राफ्स देखी कि किस तरीके से भारी भीड़ जो है वहां पर उमड़ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे श्रोता इतने जागरूक हैं। उनको ये लगता है कि भीड़ भाड़ से और ये जो ओवर क्राउडिंग से, या जो लोग रिवेंज टूरिज्म जिनको हम बोल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं एकदम बाहर, तो वो हम सबके लिए खतरे का सूचक है। इनका प्रश्न बहुत जायज है, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भीड़ का हिस्सा नहीं बने, और लोगों को भी ये प्रेरित करें कि जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर नहीं निकलें, और स्टैगरिंग वे में निकलें, और जब जरूरी हो तभी निकलें, और सभी एक ही समय पर सभी इकट्ठे ना पहुंचे। उससे वायरस को डेफिनेटली फैलने का मौका मिलता है, क्योंकि ये क्राउडिंग जो है ये एक मैग्नेट का काम करती है वायरस के लिए, और बहुत तेजी से चिपकता है ये वायरस बहुत सारे इकट्ठे लोगों को, पर्टिकुलरली जब वो ससेप्टेबल लोग हों, जो अनवैक्सीनेटेड हों या अनप्रोटेक्टेड हों। तो हमें ये कोशिश यही करनी चाहिए कि बाहर कम से कम निकलें, जब तक जरूरी ना हो तब तक नहीं निकलें, और ऐसी जगह पर जाने से परहेज करें, अवॉइड करें जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। और अगर जाना ही बहुत जरूरी है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, वो हमारे हाथ में है, और डबल मास्क पहनकर जाएं। जी, और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आप भी कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से अपने मन में उठ रहे सवाल पूछकर। आज आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 1800-115767 और दूसरा नंबर है 011-233-14444। और अब
हमारे अगले लिसनर की कॉल लेते हैं। फिरोजपुर पंजाब से सद्दाम हुसैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सद्दाम जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी शुक्रिया। जी सद्दाम जी। जी मेरा सवाल यह है कि कईयों से मैंने सुना है कि जो कोवैक्सीन को हम 1 महीने के अंतराल में लगवा सकते हैं, कोविशील्ड को नहीं लगवा सकते। तो मैंने कोवैक्सीन लगवाई हुई है, तो क्या 1 महीने के अंतराल के बाद दूसरी डोज लगवा सकता हूँ? जी डॉक्टर धमीजा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज में थोड़ा अंतर है। आपसे चाहेंगे कि एक बार हमारे श्रोताओं को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। जो कोवैक्सीन का जो शेड्यूल है वो दोनों डोजेज का अंतराल 4 हफ्ते रखा गया है, 28 दिन बाद, और कोविशील्ड का जो है वो 12 हफ्ते या 84 दिन रखा गया है। और ये पूरे विश्व में जो ट्रायल्स हुए हैं कोविशील्ड के और इतने लोगों को अब लगा है, उसी के बेसिस पर ये अंतराल रखा गया है कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम इफेक्टिवनेस मिले। और जो भी कोवैक्सीन लगवाते हैं उनको 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज का नोटिस आता है या SMS आता है और उसी टाइम वो एलिजिबल होते हैं। और जो कोविशील्ड लगवाते हैं उनको 12 हफ्ते के बाद, 12 सप्ताह के बाद यानी 84 दिन के बाद जो है वो सेकंड डोज के लिए एलिजिबल होते हैं और उनके पास SMS आता है और वो जाकर लगवा सकते हैं। सो 4 हफ्ते कोवैक्सीन के लिए और 12 हफ्ते कोविशील्ड के लिए। जी, और मुंबई से नदीम खान जी पहले भी कार्यक्रम से जुड़े थे, आइए जानते हैं अब वो क्या जानना चाहते हैं। नदीम जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी नदीम जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था जो कि बहुत रेलिवेंट है। जी जी बिल्कुल। कि वैक्सीनेशन से पहले जी अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे डायबिटीज है या क्रॉनिक अस्थमा है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है जी, तो उन लोगों को कुछ पहले चेकअप करा के वैक्सीन लेना चाहिए या डायरेक्ट ले सकते हैं? जी डॉक्टर धमीजा, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लेने के पहले क्या कुछ टेस्ट कराने होते हैं या वो वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या हार्ट की प्रॉब्लम है या दमे की प्रॉब्लम है, उनको समय समय पर हम रेगुलरली जांच के लिए बुलाते हैं और जांच करवाते हैं ताकि वो उनकी क्रॉनिक कंडीशन जो है कंट्रोल में रहे और ड्रग्स भी है ऑप्टिमम लेवल पे रहें। तो ये अच्छा यही है कि आप अपनी क्रॉनिक बीमारी को जांच करें, लेकिन वैक्सीन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आपको जाके पहले टेस्ट कराएंगे तभी वैक्सीन मिलेगी, तभी ऐसे नहीं मिलेगी, या इस लेवल पे आपका ब्लड प्रेशर होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत आवश्यक है कि आप डायबिटीज के शिकार हैं या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या दमे के शिकार हैं, अपनी जांच समय समय पर करवाते रहें जी, और अपने डॉक्टर की सलाह से रेगुलरली ऑप्टिमम ट्रीटमेंट लेते रहें। जी, और मुंबई से ही हमारे एक दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं, राहुल पटेल जी। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार आपको और डॉक्टर साहब को। मेरा प्रश्न ये है कि आंखों की समस्या जैसे काला मोतिया, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो वो इंसान वैक्सीन ले सकता है? और क्या वैक्सीन से आंखों में नींद या आंख भारी होना ऐसा कुछ समस्या हो सकती है? जी डॉक्टर धमीजा, आंख से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वैक्सीन को लेने से? ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जो आंखों पे इफेक्ट करे आपके। वैक्सीन के जो मेन प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हो सकती हैं वो यही है कि इंजेक्शन जहां लगता है वहां थोड़ी देर के लिए दर्द हो सकता है आपको, या 1 आध दिन के लिए बुखार आ सकता है। इनके अलावा और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है और वैक्सीन के लिए कोई भी आपको सावधानी या कोई मनाही नहीं है, अनलेस आपको बहुत ज्यादा एलर्जी है किसी चीज से, जिसको हम एनाफिलैक्टिक शॉक बोलते हैं, या प्रीवियस किसी वैक्सीन से या किसी ड्रग से या किसी फूड से आपको बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ हो। जी, ऐसी स्थिति में ही वैक्सीन के लिए हम जो है सावधानी रखते हैं और उसको हम बड़े हॉस्पिटल में या जहां ऐसी सुविधाएं हों कि कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए वहां पे लगवाते हैं। अदरवाइज आपको आंख की अगर पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो भी वैक्सीन के लिए कोई मनाही नहीं है, और वैक्सीन की वजह से भी आपको सफेद मोतिया, काला मोतिया ऐसा कोई भी चीज नहीं होने की संभावना है। जी, और हिसार हरियाणा से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और डॉक्टर साहब धमीजा साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत जी, बताएं। जी डॉक्टर साहब से ये जानना था, तीसरी लहर का आखिरी और कब तक इसका खतरा बना रहेगा? और दूसरा, मैं अपने आप को ये जानना चाहता हूँ कि मैं हर रोज बाहर आना जाना होता है तो मुझे कई बार कोई चूक हो जाती है तो ये लगता है कि मुझे कोई वही कोरोना तो ना हो गया, तो इस बारे में जानना था। कभी मतलब आज से जब से कोरोना वजह से ये भ्रम बना रहता है तो इसके बारे में जानना। जी बिल्कुल डॉक्टर धमीजा,
तीसरी लहर के बारे में हम बात कर चुके हैं और हर व्यक्ति की यही चिंता है और इसको लेके लोग बड़ी जिज्ञासा रहती है लोगों के अंदर कि इसकी कोई पर्टिकुलर डेट पता चल जाए जिससे वो सावधान हो जाएं। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी भी हम जो है पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और हर दिन हमारा यही है कि कभी भी पैंडेमिक की तीसरी लहर आ सकती है। तो ये डेट बताना कोई क्रिस्टल बॉल की तरह पॉसिबल नहीं है कि हम आपको ये बता दें कि सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी। हम आपको ये कह सकते हैं कि आप कोशिश करें कि थर्ड वेव ना आए, और वो हम सब लोगों के हाथ में है कि अगर हम अपना बिहेवियर को जो है चेंज करें और एडहियर करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड प्रोटोकॉल से, तो कोविड की थर्ड वेव आने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से सबको ये अपील करता हूं कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, हम अपनी जन भागीदारी का हिस्सा बने और हम ये कोशिश करें कि हम थर्ड वेव को नहीं आने देंगे। अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखेंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी। जी। और दिल्ली से शिवराम सिंह जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। शिवराम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो बसों में इतनी भीड़ होती है, मिनी बसों में ऐसी भीड़ होती है जो कि कोरोना जी बिल्कुल कोरोना नहीं था, जब भी भीड़ जैसी भीड़ होती थी ऐसी भीड़ मिनी बसों में होती है जी। तो इनके लिए क्या रोकथाम की जा सकती है? जी, डॉक्टर धमीजा ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे भीड़ को कम किया जाए या कैसे वहां पे हम अपना बचाव कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और समय समय पर राज्य सरकारों ने कि अगर मेट्रो में 30% रहेंगे, 50% रहेंगे, 100% रहेंगे और स्टैगरिंग में रहेंगे, कैसे वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो यही कि हम कोशिश करें कि ऐसे समय पर मत जाएं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भरे हुए हैं और पीक आवर्स हैं। हम नॉन पीक आवर्स में ट्रेवल करें और जितनी कोशिश हो सके हम कॉन्टैक्ट लेस ट्रेवल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और अपने जो समय पर अपने जाएं ताकि हम भीड़ का हिस्सा मत बने और दूसरों को भी भीड़ का हिस्सा मत बने दें। ये सब चीजें अगर हम सावधानी रखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हम सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। और अब लास्ट सवाल आज के कार्यक्रम का, रीवा मध्य प्रदेश से बीरेन्द्र सिंह जी जुड़ गए हैं। बीरेन्द्र जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी, जल्दी से सवाल पूछिए, समय कम है। सर मेरा यह है कि किसी को कोरोना हो गया और वो ठीक हो गया, उसको कमजोरी काफी लंबे समय तक बनी हुई है, तो क्या वो डॉक्टर से संपर्क बनाए या खान पान में कोई ऐसा काम करे? जी डॉक्टर धमीजा। बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे हमने लॉन्ग कोविड के लिए क्लिनिक बनाए हैं, तो अगर इनको लंबे समय पर कोविड से ठीक होने के बाद भी कमजोरी है या कोई और सिम्टम्स हैं, लक्षण है, तो ये डेफिनेटली कोविड ओपीडी में जा सकते हैं और अपनी जांच करवा सकते हैं और अपना पौष्टिक आहार लें, वही एक मात्र इनके हाथ में है और वो बहुत जरूरी है। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर धमीजा, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ही नहीं अपील करना चाहूंगा कि अभी भी हम जो है 40 आ रहे हैं और हमारा रिप्रोडक्शन नंबर या जो रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी है वो 1 से आसपास है जो बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सावधानी रखें, सतर्क रहें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन ही एकमात्र हमारे पास साधन है ताकि हम बचे रहें और दूसरों को भी बचा कर रखें। डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in।